One, two, three. गौतम बुद्ध नगर में लोकसभा चुनावों के साथ ही इस बात की भी चर्चा रोज जोरों से होती है कि यहां पर भाजपा सबसे सशक्त दल है, उसकी मजबूती के आगे विपक्ष टिकता नहीं है। किंतु भाजपा के अपने अंतर विरोध बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में भाजपा के सांसद और एक विधायक के बीच लगातार मनमुटाव की खबरें आती रहती हैं। इन खबरों के बीच बीते दिनों कुछ ऐसा हुआ कि सांसद और विधायक एक साथ एक ही कार से निकलते देखे गए, जिसके बाद माना गया कि संगठन के दबाव में या संगठन के प्रभाव में दोनों एक साथ आ गए हैं। किंतु ये प्रेम का दिखावा कुछ दिन ही चला। बीते कुछ दिनों से सांसद के खिलाफ लगातार क्षेत्र में विरोध प्रदर्शनों की एक लंबी सीरीज शुरू हो गई और हद तो जब हो गई जब बुलंदशहर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में कई लोगों ने अलग अलग जगह सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के विरोध में नारे लगाए तो कहीं पुतला फूंका गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर सांसद के समर्थकों ने विधायक धीरेन्द्र सिंह के खिलाफ हमला बोल दिया और एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का यह खेल शुरू हो गया। ऐसे में बड़ा प्रश्न यह है कि भाजपा के अंदर घमासान मचा है, किंतु उसके बावजूद विपक्ष के लिए राह इस गौतम बुद्ध नगर लोकसभा चुनाव में आसान नहीं है। नमस्कार, मैं आशु भटनागर एनसीआर खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ इस परिचर्चा के लिए 4 महत्वपूर्ण मेहमान हैं, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी मेरे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक दीपक विग मेरे साथ हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की रैली में डॉक्टर महेश शर्मा के विरोध में नारे लगाने वाले धीरज ठाकुर मेरे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। आज इस पूरी परिचर्चा को समझने की शुरुआत सबसे पहले धीरज सिंह जी से करते हैं। धीरज जी, आपने वहां विरोध किया, इसके बाद एक सीरीज शुरू हो गई जिसमें एक कहा जा रहा है कि धीरज सिंह ने यह काम किया है धीरेन्द्र सिंह के कहने पर, और लगातार इसको लेकर सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र सिंह और डॉक्टर महेश शर्मा के समर्थकों के बीच नया आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, लोगों का विचार है, अपना अपना सबका अलग अलग विचार रहता है। किसी के विचार पे कोई बंदिश तो लगा नहीं सकते हैं। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि यदि धीरेन्द्र सिंह जी को मेरे साथ में जोड़ा जाए इस घटना को लेकर, तो बिल्कुल पहले राजपूत उत्थान सभा का प्रदेश अध्यक्ष था, उस समय भी विरोध हुआ। पहले राजपूत उत्थान सभा का प्रदेश अध्यक्ष था मैं, वर्तमान की उस समय भी विरोध हुआ था। तो फिलहाल भी यदि पिछले 8 से 10 दिन के अंदर आप देख रहे हो लगातार, तो फिलहाल भी पूरे पिछले 8 से 10 दिन के अंदर आप देख रहे हो लगातार विरोध हो रहा है पूरे। आप देख रहे हो, अभी मैं 2-3 घटनाओं में आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। पिछले 8 से 10 दिन पहले किसानों की रैली हुई थी नोएडा के अंदर, और वहां पे 108 गांव के किसान मौजूद थे जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उनका विरोध किया था, जिसमें महेश शर्मा चोर है के वो लगाए गए, पोस्टर भी थे उनपे और नारे भी लगाए गए और मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। उनको खींच के
मैं बता रहा हूँ आपको, उनको खींच के ही उसमें लाया गया जबरदस्ती, भीड़ के बीच में, ठीक है। और वो वहां पे उनकी जब प्रतिक्रिया देखी गई तो बड़े देखने वाली हंसप्रस्त थी कि बड़ा दयनीय मतलब वहां पे सिचुएशन उनकी दिखाई पड़ रही थी। वहां पे विरोध हुआ, उसके बाद में एक गांव है बुलंदशहर में, वहां पे विरोध हुआ, और दादरी में विरोध हुआ कि वहां पे जैसे ही मंच से वो अपना भाषण दे रहे हैं तो तुरंत नीचे से पब्लिक में से आवाज आई कि आप 5 साल से कहां थे, आपने क्या काम किया है पिछले 5 सालों में, सबसे पहले उसका जवाब दीजिए। और ये कहते हुए उनके पास में कोई जवाब नहीं था, पब्लिक वहां से खिसक लगी। और कल की भी बात करें, यहाँ पे मोदी जी की जो रैली थी वहां पे हमने भी विरोध किया और जगह जगह पे वहां पे विरोध हुआ, पुतले फूंके गए। तो ऐसा कहना गलत है कि मैंने किसी के कहने से या ये विरोध किया है। ये जनता की आवाज है और जनता के जनता, हम आम जनता है, कोई नेता नहीं हूं मैं, एक आम जनता हूं और मेरी अपनी भावना है और लोगों की प्रतिक्रिया जाहिर करना हमारा फर्ज है। धीरज जी, ठीक है धीरज जी, मैं इसको ऐसे थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि मैंने जब आपके बारे में रिसर्च करी तो पहले ये लगा कि आप पहले डॉक्टर महेश शर्मा के प्रचार में भी आ गए थे और लेकिन बीते 5 साल से आप विरोध में आ गए हैं। ये परिवर्तन कैसे? मैं बताना चाहता हूं, जब शुरुआत में पहले सांसद बने थे 2014 में, हम इनके साथ में थे, ठीक है, हम इनके साथ में थे, इनका पूरा समर्थन किया था और गांव-गांव भी घूमे इनके समर्थन में। लेकिन उसके बाद में जब हमने 2014 से और 19 तक का इनका वो देखा कार्यकाल, ये बिल्कुल नदारद रहे क्षेत्र से, कोई इन्होंने काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया और ना किसी की खुशी में ना किसी के दर्द में ये शामिल हुए। तो उस टाइम हमने फिर दोबारा से 2019 में फिर हमने विरोध किया, जबकि मैं बता देना चाहता हूं कि इन्होंने हमें जेल भी भिजवाया था विरोध के चलते हुए, मैं खुद जेल गया था। तो क्या ये सिर्फ उस जेल जाने की ही खुन्नस है कि आप लगातार विरोध कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि ये खुंदस इसको नहीं है। ये फिर उसके बाद में भी इनकी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हुआ और उसको देखते हुए फिर दोबारा से हमें मजबूर होना पड़ा इसके लिए। सवाल ये है, ठीक है, सवाल ये है कि ये सारे विरोध क्षेत्र विशेष में क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये नोएडा क्षेत्र में नहीं होते, जो शहरी क्षेत्र है यहाँ विरोध। अभी एग्जांपल दे दिया सर। जी, कहां पर? नोएडा का मैंने एग्जांपल दिया कि नोएडा में अभी 108 गांवों की रैली थी किसानों की और जिसमें बहुत जबरदस्त विरोध किया गया था। वो भी, हाँ ठीक है। अब मैं इस पूरे परिदृश्य में विनोद शर्मा जी को ला रहा हूँ। विनोद जी, आप लगातार इसको देख रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने डॉक्टर महेश शर्मा की राजनीति भी देखी है और इस क्षेत्र की राजनीति भी देखी है। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है और क्या इसका मेन कारण है? धन्यवाद आशु जी, आपने मुझे इस डिबेट में शामिल किया। देखिए, गौतम बुद्ध नगर का जो संसदीय क्षेत्र है वो 2009 से शुरू होता है। 2009 में जब ये पहली बार संसदीय क्षेत्र बना था तो बसपा के प्रत्याशी के रूप में सुरेंद्र नागर जी यहाँ से जीते थे और उस समय भी डॉक्टर महेश शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी थे और सिर्फ 15,000 वोटों से हारे थे। तो 2009 के बाद 2014 में जो दोबारा, क्योंकि 2012 में ये विधायक भी बने नोएडा क्षेत्र के, लेकिन 2014 में दोबारा से चुनाव हुए और उसके बाद से आज तक मोदी का जो प्रभाव है वो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में है और उसके साथ साथ डॉक्टर महेश शर्मा का प्रभाव भी इसलिए है कि संसदीय क्षेत्र बनने के बाद से उन्होंने जेवर एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया था। ये बात अलग है कि जेवर एयरपोर्ट का मुद्दा काफी लंबे समय से चल रहा था, बसपा ने भी इसको उठाया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी भी जेवर एयरपोर्ट का समर्थन नहीं किया। और चूंकि उस समय पहले भी कांग्रेस और बसपा के, क्योंकि प्रदेश में बसपा का शासन था और केंद्र में कांग्रेस का शासन था, तो बसपा ने जेवर एयरपोर्ट की बात की लेकिन कांग्रेस ने उस समय उसको दरकिनार कर दिया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई 2017 में 2012 में 12 से 17 में, तो उस समय भी जेवर एयरपोर्ट की बात अखिलेश यादव की तरफ से कभी नहीं की गई। और 2014 में जब ये सांसद बने तो उसके बाद इनको इत्तेफाक से मंत्रालय ऐसा मिला जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, ये है, सारी चीजें उठती गई और उसके बाद जेवर एयरपोर्ट, इसमें कोई शक नहीं है कि जेवर एयरपोर्ट बनाने में डॉक्टर महेश शर्मा का बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ी भूमिका है। बीच बीच में ये बातें उठती रही राजनीतिक क्षेत्रों में कि वो अपने राजस्थान में ले जाना चाहते हैं,
या उन्होंने उनके लोगों ने कोई जमीन खरीद ली है, कोई इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, राजनीति में सब चलता रहता है। लेकिन मुझे ये लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो इतना मजबूत है, उसकी वर्किंग स्टाइल ऐसी है कि 2009 के बाद से लेकर और अब 2024 का चुनाव होने जा रहा है, जितने भी विपक्ष में प्रत्याशी लड़ते रहे हैं सारे के सारे बीजेपी में इस समय। इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए पहले। नहीं, मेरा इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो विरोध में जो लोग होते हैं, वो जो अगर मजबूत दावेदार कोई होता है तो वो विपक्ष में कुछ दिन रहता, बस अगर चुनाव के बाद फिर वो वापस वो बीजेपी में आ जाए, किसी भी पार्टी में रहा हो। ये मेरा अपना आकलन है। जो अब ये क्षेत्रीय मुद्दों की जो बात उठती है जातीय आधार पर और जो जिस तरह की बातें उठती हैं, ये एक अंतर्द्वंदता होती है। किसी भी कंपटीशन में जब आते हैं तो एक दूसरे को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश होती है चुनाव से पहले। जहां तक धीरज जी की बात है, मैं एनालिसिस कर रहा था अब इनका, 2019 में इन्होंने विरोध किया था, अगस्त 2022 में विरोध किया था और अब 2024 में विरोध हो रहा है। क्योंकि एक क्षण के लिए विरोध होता है, उसके बाद फिर अपने कामों में लग जाते हैं, सब चीज होता है। लेकिन धीरे धीरे किसी मुद्दे को, जैसे दादरी का आपने देखा होगा, जो प्रतिमा वाला मुद्दा था, जो उनका जो प्रतिमा स्थापित हुई थी उसका मुद्दा था, वो भी कोशिश की गई कि भाई इसको ये बनाया जाए, इसको ये बनाया जाए। और उसके बाद 2022 के चुनाव हुए, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। तो एक ये क्षणिक मुद्दे हैं, लेकिन इससे कोई खास फर्क बीजेपी की सीट पर तो नहीं पड़ेगा। मतलब प्रत्याशी एन वक्त पे पॉलिसी के तहत बदल जाए वो बात अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई विपक्ष का प्रत्याशी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से गौतम बुद्ध नगर जिले में ना तो उसका कोई विधायक बना, क्योंकि एक बार लास्ट जो समीर भाटी बने थे महेंद्र भाटी के बाद, लेकिन उसके बाद से कोई विधायक समाजवादी पार्टी का नहीं बन पाया। और बसपा का बना, और उसके बाद से जो 2012 के बाद से, जब से सपा की सरकार आई, उसके बाद तो 2017 के बाद से तो पूरे जितनी भी सीटें हैं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में, सब में बीजेपी का वर्चस्व शामिल है। तो विपक्ष की स्थिति ऐसी है कि 2 बार गठबंधन में चुनाव लड़े हैं, 2014 में और 2019 में। तो गठबंधन के नाते उनका जो कार्यकर्ता है वो इधर उधर खिसकता रहता है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। तो एक स्थिरता विपक्ष में नहीं है, इस वजह से बीजेपी के सामने कोई विपक्ष टिक नहीं पा रहा है। जी, अच्छी घटना पे है ये जो विरोध हो रहा है डॉक्टर महेश शर्मा का। आपने सही बात कही कि बीजेपी के सामने तो विपक्ष है नहीं, वो बातें अभी हम हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट से भी करेंगे। लेकिन जो ये विद इन भाजपा डॉक्टर महेश शर्मा का इतना विरोध हो रहा है, और इसको लेकर जो डॉक्टर महेश शर्मा की टीम भी अब हमलावर हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? तो जवाब देना ही होगा। अगर कोई कुछ चीज हो रही है किसी के खिलाफ तो जवाब तो देना ही होगा। तो धीरज जी के खिलाफ कोई चला है तो धीरज जी की टीम जवाब देगी क्या? ठीक, तो सबकी जवाब ठीक है। जी जी जी, मैं राजेश बैरागी जी को ला रहा हूँ। राजेश जी, विनोद जी ने बड़ा सुंदर तरीके से बताया कि कैसे यहाँ पर भाजपा अजय है, लेकिन मेन प्रश्न यह है कि क्या डॉक्टर महेश शर्मा का यह विरोध सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, या ये वाकई गंभीर चुनौती है डॉक्टर महेश शर्मा की राजनीति? देखिए, किसी भी सांसद का टीवी चल रहा है क्या? किसी भी सांसद, हाँ ऐसा आवाज तो आ रही है कुछ। जी बोलिए। किसी भी सांसद या विधायक या किसी भी जनप्रतिनिधि जो 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं, जी, वो जब भी अपने फिर से चुनाव में जाएंगे तो उनसे ये सवाल, 2 सवाल पूछे जाते हैं कि आप 5 साल तक कहाँ थे और 5 साल में आपने किया क्या है। जी, और ये जनता का अधिकार भी है कि वो उनसे सवाल पूछे। बिल्कुल। और यदि उन्होंने वास्तव में कुछ किया हो अपने कार्यकाल में तो उनको वो सूची के रूप में या उंगलियों पर उनके याद हो तो वो उन्हें गिनकर बता सकते हैं कि मैंने ये काम आपके यहाँ किए हैं। जहां तक 5 वर्ष तक नदारद रहने का मामला है तो ये महेश शर्मा पर लागू नहीं होता है। बात पूछना चाहता हूं धीरज जी कि धीरज जी, आप किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? करनी सेना जो है वो एक वर्ग विशेष को प्रतिनिधित्व करती थी
और इसका उदय जो है वो पद्मावत पिक्चर के प्रदर्शन के समय सामने आया था कि कोई करनी सेना है जी जो पद्मावत पिक्चर का विरोध कर रही है। और वो इसलिए विरोध कर रही है कि पद्मावती को वो जो राजपूत बिरादरी है उसके अपमान के तौर पर देख रही थी, तो इसलिए उन्होंने राजपूत बिरादरी को के सम्मान के लिए करनी सेना का उदय हुआ और उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। अब आप यहाँ पर उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आदरणीय जी कि जी ठीक है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन आम आदमी भी हूँ, मैं यहाँ का नागरिक हूँ, अपने संसदीय क्षेत्र का एक नागरिक हूँ, प्रदेश अध्यक्ष बाद में हूँ। अब यदि मैं कहीं विरोध कर रहा हूँ तो देखिए, मेरा एक टाइटल है, वो तो मेरे साथ में जुड़ेगा। अब चाहे उसको ये कह लीजिए कि करनी सेना से है, या ये कह लिए मकनपुर बांगर से धीरज सिंह है, लेकिन जी दोनों जी चीज एक ही है। अब मैं तो धीरज करनी सिंह जी, सेना, मैं किसी आपसे का ये करनी जानना, सेना विरोध नहीं कर रही है, मेरा ये मैंने मेरा व्यक्तिगत विरोध किया अच्छा, करनी सेना विरोध नहीं कर रही है, जी। करनी सेना विरोध नहीं कर रही है। हम्म। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, करनी सेना विरोध नहीं कर रही है करनी डॉक्टर सेना भी साहब साथ का? में है, लेकिन मैं अब ये मेरा व्यक्तिगत भी है, और करनी सेना तो देखिए, मैं जब आपका हूँ, आप यदि मैं कुछ कह और रहा हूँ तो स्वतः, करनी सेना ही कह रही है, सीधी सी बात है। अच्छा, तो वही मैंने, इसीलिए मेरा प्रश्न आपको बताना पड़ेगा कि आप करनी सेना किन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है, किस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है? देखिए, सर्व समाज का, क्या वो राजपूत बिरादरी समाज का? जो होता नहीं, है श्रीमान जी, वही मैं बता रहा हूँ आपकी राजपूत है, बात। हाँ जी। राजपूत समाज जो होता है वो राजपूतों से अकेले नहीं बनता, वो 36 बिरादरी से मिलकर बनता है, और हम 36 बिरादरी की बात करते हैं, ना कि केवल राजपूत की बात करते हैं। मेरे क्षेत्र में और मेरे गांव में आके आप मेरे बारे में पूछिए, शायद आप बेहतर ना जानते हो। मैं सब जहां तक सक्षम होता हूं, मैं हर किसी की हेल्प करने के लिए खड़ा होता हूं। वो अलग बात है, मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन प्रयास जरूर करता हूं मैं। अच्छा, जी जी, चल, नहीं, ये तो अच्छी बात है। आप अगर राजनीतिक जीवन जी रहे हैं या सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं तो लोगों की मदद करना आपका धर्म भी है, और आप उसी काम के लिए मतलब प्रस्तुत हैं, तो वही काम करेंगे। जी तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, ये बहस से थोड़ा सा अलग है मेरा विषय, जी, प्लीज। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि ये डॉक्टर महेश शर्मा 5 वर्ष तक क्या आपके क्षेत्र में, जो जेवर क्षेत्र लगता है ना जी आपका, जी जी जी, उसमें नहीं दिखाई दिए हैं बिल्कुल आपको? भी दिखाई नहीं दिए। वो अलग बात है कि आप यदि कहीं अच्छा, पे एक जगह गए हो, एक महीने में एक जगह गए हो, उसको हाँ, गिनाए, तो वो एक अलग बात है, वो रेयर केस होता है, लेकिन अच्छा, बिल्कुल भी नहीं गए, और ना ही कोई इस तरह का कोई विकास चलिए किया है। चलिए चलिए, अदरवाइज ठीक है, यदि आपकी ठीक है, कहीं पे कोई ठीक, माध्यम आई होता थिंक, है, तो हाँ आप उसकी बैरागी जी, जानकारी बैरागी लीजिए। जी जी, हाँ जी 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 जी। हाँ बैरागी जी, अगर हम मुद्दे पे आ जाएं तो ज्यादा बेहतर है नहीं, मैंने कि क्या जरा इन, सा हाँ हाँ स्पष्टीकरण इसलिए मांगा था हाँ हाँ, कि उनको, मैं ये जानना चाह रहा था कि उनकी जानकारी कैसी है और वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ, बाकी मैं आगे फिर इस पर आ रहा ठीक है, हूँ कि जी जब जी, किसी भी सांसद या विधायक के जनप्रतिनिधि से ये पूछा जाएगा कि वो 5 वर्ष कहाँ थे हम्म, और उन्होंने क्या कार्य हम्म, किए हैं, तो हर विधायक एमपी की एक टीम काम करती है हमेशा, और उसके पास ये सूची हम्म, होती है कि उसने कितने गांवों में कब उसने भ्रमण हम्म, किया है और किन किन गांवों में उसने कोई हम्म, विकास कार्य कराए हैं कि नहीं कराए हैं, लोगों की मदद हम्म, की है या नहीं की है। ये बात डॉक्टर साहब बता सकते हैं जो, अगर ये विरोध उनका हो रहा है। और ये जो विरोध की बात है जो इलाके में हम्म, हम लगातार देख रहे हैं, इसमें ये बात आपकी सही हो सकती है कि भाजपा के अंदर से ये विरोध हो। हाँ नहीं, मैं विरोध मैं भाजपा के अंदर से ही मतलब है। मैं आपकी बात को हाँ, इसलिए तवज्जो दे रहा हूं कि ये ठीक, विरोध विपक्ष में तो दम है नहीं यहाँ पर। जो विनोद जी ने कहा बिल्कुल सही कहा कि यहाँ कोई हम्म, विपक्ष जैसी हाँ, ये ताकत सच्चाई बची है। नहीं है। तो तो हाँ, फिर तो फिर वो जो है, कभी कभी खुद से लड़ रहे होते हैं ना हम, तो ये हाँ, भाजपा की अंदरूनी राजनीति जो है उसका विरोध हो हाँ, सकता है, और वही लोगों को प्रोजेक्ट करती हो कि आप लोग विरोध करिए। हम्म, हालांकि यहाँ डॉक्टर महेश शर्मा अपने अपना उनका प्रभाव कितना है हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं विनोद शर्मा जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि यहाँ 100% हम्म, भाजपा वाली बात है कि भाजपा का जो भी है वो बहुत मजबूत स्थिति में है, और विरोध होना लोकतंत्र की पहचान है।
है कि चूंकि चुनाव में जीतेगा भाजपा के नाम पे कोई भी व्यक्ति, तो हर आदमी अपना इस बात को बुनाने में तैयार है कि इनका विरोध करवाओ और टिकट पाओ। हाँ, मतलब विरोध करवाओ, उससे केवल टिकट की बात नहीं है, हाँ, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जी जी। उन पर हम जाना भी नहीं चाहते हैं कि किसका क्या मकसद हो सकता है विरोध कराने का। कोई डिफेम करना चाहता है, कोई टिकट कटवाना चाहता है, कोई ब्लैकमेल करना चाहता है, पता नहीं क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है। तो ये चुनाव के समय पर ये तो भाजपा में कम है, ये कांग्रेस में बहुत होता था। विनोद शर्मा जी को लंबा अनुभव है, ये कांग्रेस में तो बहुत जबरदस्त होता था जी। अभी मैं दूंगा। कांग्रेस में तो ये मैं एक उदाहरण बताऊं आशु जी, कांग्रेस में तो ये स्थिति आई, एक बार विधानसभा का चुनाव था, नोएडा में प्रत्याशियों के लिए 4 प्रत्याशियों को बुलाया गया था, 3 को, और उनसे पूछा गया था कि अगर आपको नाम मिले तो किसको दिया जाए, और तीनों ने एक ही नाम बताया कि अगर हमें ना मिला तो उसको दे दो, लेकिन उन तीनों ने आपस में एक दूसरे का नाम नहीं लिया। तो तीनों ने चौथे का नाम लिया और चौथे को टिकट मिल गया। क्या भाजपा में भी ऐसी वाला कि तीन चार नाम जो है किसी नए का नाम दे देंगे? ना, भाजपा में क्या है स्थिति, भाजपा में एक तो संघ है आरएसएस, उसकी फीडबैक होती है। खाली जनता से नहीं होता कि जनता ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ विधायक आते ही नहीं, यहाँ सांसद आते ही नहीं, यहाँ कोई काम नहीं करते, इससे नहीं काम होता। वहां पे संघ का हर एक पूरे जिले में संघ की यूनिट है, तो संघ के जो लोग हैं वो फीडबैक देते हैं, वो ये तक बताते हैं कि विरोध करने वाले कौन लोग हैं, उनके पीछे कौन लोग हैं, ये भी मैं बता दूं आपको। और दूसरी बात, बीजेपी हर लोकसभा एक प्रभारी बनाती है, तो प्रभारी बनाने के बाद और विस्तारक बनाने के बाद विस्तारक की फीडबैक जाती है, और जो लोकसभा का प्रभारी है उसकी जाती है। लोकसभा के साथ साथ हर विधानसभा का एक प्रभारी होता है, उसकी फीडबैक जाती है। खाली एक जनता में कुछ लोग ये कह दें कि हम महेश शर्मा का विरोध कर रहे हैं या हम फलाने प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, उससे बात नहीं बनती। उनकी फीडबैक बहुत जबरदस्त होती है जो अन्य पार्टियों में नहीं है। ठीक है। अब मैं दीपक विक को ला रहा हूँ। बोलने का मौका दें आशु जी, मुझे बोलने का मौका दें जी। ठीक है, पहले आप बोलिए। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मान्यवर आप जो बता रहे हैं ना कि जो कोई प्रत्याशी किसी का विरोध करवा रहा है, कोई प्रत्याशी किसी का विरोध करवा रहा है, तो मैं इस पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर महेश शर्मा जी वाली बात पे। उनका कोई प्रत्याशी विरोध नहीं करवाना चाह रहा, चाहे वो प्रत्याशी हो चाहे वो पुराने हो, ठीक है, कोई विरोध नहीं करवा रहा। पूरा क्षेत्र में वास्तविक विरोध है। आप पता कीजिए, एक्चुअल पता कीजिए, आप गांव में जाइए, वहां पे पता पड़ेगा विरोध है या नहीं। 90% सारा विरोध गांव में है। 90% जनता यदि विरोध में ना हो तो मुझे बताना। ठीक है, अब आते हैं दीपक विक के पास। दीपक जी, आप आज राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे यहाँ हैं, लेकिन आपका जो पुराना संबंध है वो भाजपा से भी रहा है, और आज आप विपक्ष में भी हैं या उसको एंडोर्स करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये 2 बिल्लियों की लड़ाई में विपक्ष के हाथ बंदर वाली स्थिति है, या विपक्ष तो कहीं है ही नहीं? हाँ जी, हाँ जी। अशु भाई, मेरी आवाज आ रही है? अशु भाई, सबसे पहले मैं जैसे हमारे विनोद शर्मा जी ने कहा उसके बारे में थोड़ा सा कहूंगा कि एक तो जेवर एयरपोर्ट की जो शुरुआत हुई थी बसपा के में, उसमें सबसे ज्यादा जो काम हुआ वो 2017 में हुआ। एयरपोर्ट वगैरह जो होते हैं, इतने मुद्दे होते हैं जो 10-10, 15-15, 20-20 साल के प्रोजेक्ट होते हैं, वो 2012 से 17 में जो काम हुआ उसी का फल है कि 2-4-6 महीने में वहां एक हवाई जहाज उड़ेगा। दूसरी बात, एक बात बोलूं कि वो कहते हैं समाजवादी यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पीछे ये कांग्रेस का जिला माना जाता था, उसके बाद ये बसपा का माना जाता था, पर जो पिछला चुनाव हुआ है उस देखिए हर सीट पे दूसरे नंबर के ऊपर समाजवादी रहा। मैं नोएडा का आपको उदाहरण देता हूँ कि यहाँ पे बसपा को वोट 40 से 50 हजार मिलता था, बसपा का वोट रह गया 16 हजार, कांग्रेस का वोट रहता था 30-35 हजार। मैं पिछले 3-4 चुनावों की बात कर रहा हूँ, वो रह गया खाली 13 हजार। जबकि एक हमारे 17-18 साल जो कांग्रेस के रहे कैंडिडेट अध्यक्ष रहे, वो लड़े थे बसपा से, ब्राह्मण थे, पंखुड़ी पाठक उत्तरी ब्राह्मण थी, 13 हजार वोट मिले। पंकज जवाना आप पार्टी से जब केपी सिंह लड़े थे तो उनको 24 हजार वोट मिला था लोकसभा का, नोएडा से खाली टोटल 31 मिला। पंकज जवाना लड़े, अच्छा चुनाव लड़े, पर उनको भी खाली 6 हजार मिला। गठबंधन के अंदर पहला चुनाव लड़ा गया था 2017 में, तो 57 हजार वोट मिला था 57 समाजवादी पार्टी को, और इस बार 63,822 वोट मिला।
तो शादी अब दूसरे नंबर पे है एक चीज में। अब तीसरी बात जो बात चल रही है इसमें का मुद्दा है कि विपक्ष और भाजपा के अंदर जो इंटरनल लड़ाई है। देखिए कई बार क्या होता है, मेरा मानना है कि विपक्ष की तो जरूरत ही नहीं है बीजेपी को, कि बीजेपी में ही अब इतना विपक्ष है। जितने भी कैंडिडेट हैं, सुरेंद्र नाथ जी खुद टिकट मांग रहे हैं, मैं तो नाम लेके बात कर रहा हूँ, और लोग नाम भी, जबकि मेरा मानना है पत्रकार बंधुओं को नाम लेना चाहिए। नाम नहीं ले रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है, विश्लेषक नाम ले सकते हैं, पत्रकारों को हमसे ज्यादा नाम लेने चाहिए। धीरेन्द्र जी अलग टिकट मांग रहे हैं, तेजपाल नागर अंदर खाने टिकट मांग रहे हैं, वापसी नागर जी बोर्ड लगा के टिकट मांग रहे हैं। मतलब, और सबसे बड़ी बात है, राजनाथ सिंह जी और पंकज सिंह का जो आदमी है पुराना डीएम, वो खुलेआम टिकट मांग रहा है। अपाल अग्रवाल है, वो खुलेआम टिकट मांग रहे हैं। पार्टी के अंदर ही 6 लोग टिकट मांग रहे हैं। तो वो टिकट कौन लोग मांग रहे हैं? वो पार्टी के जीते हुए कैंडिडेट के विरोध में टिकट मांग रहे हैं। उन 6 लोगों का खुद मानना है कि हमारे कैंडिडेट ने शायद कोई काम नहीं किया है भाजपा के, इसलिए इसकी जगह हमें दिया जाए। मतलब ये मैं आपको भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स बात बता रहा हूँ कि वो 5-6 लोग तभी तो टिकट मांग रहे हैं ना, जब उनका ये मानना है कि हमारे कैंडिडेट ने ठीक काम नहीं किया। हम तो नहीं कह रहे इस बात को कि उसने ठीक काम किया नहीं किया, क्योंकि आज जो आपका मुद्दा है वो है कि भाजपा के अंदर ही विपक्ष कितना बड़ा है। और मेरी जानकारी तो ये भी है कि इसमें ये भी हो सकता है कि 2-4 जो लोग हैं, बड़े लोग, चाहे वो राजनाथ सिंह जी पंकज सिंह वाला मामला हो, चाहे वो सुरेंद्र नागर वाला मामला हो, क्योंकि धीरेन्द्र या तेजपाल की, नरेंद्र भाटी जी की या नौनी नागर जी की हैसियत शायद वीटो वाली नहीं है, पर सुरेंद्र नागर और राजनाथ सिंह और पंकज सिंह वाली हैसियत जो है, मेरा मानना है वीटो वाली भी है। तो हो सकता है जो अभी बात हो रही थी, वो विनोद भाई जी ने कही कि उन्होंने कहा हमें नहीं दो तो इसको दे दो, तो ये भी हालत हो सकती है कि सुरेंद्र नागर, राजनाथ सिंह जी, पंकज जी का जब कार्ड फेल हो जाए तो वो ये कहें कि इनको मत दो, किसी और को दे। पूर्व डीएम को दिखा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मेरा मैं तो, देखिए मैंने तो एक, आपने विश्लेषक के नाते अपना एक पॉइंट रखा है, विरागी जी और विनोद भाई उसका अनाउंसमेंट करेंगे या उसके बारे में कुछ और बताएंगे, या मैं गलत हूं तो मुझे गलत सिद्ध करेंगे। अब पॉइंट पे आते हैं कि इनकी लड़ाई से एक मिनट बैरागी जी, अब पॉइंट पे आते हैं दीपक भाई कि विपक्ष के क्या वो है हालात, वो इसका फायदा उठा सकते हैं इन 6 लोगों की लड़ाई से या नहीं उठा सकते? मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कहीं इस तरह से किसी पार्टी में इतने बड़े स्तर पर इनका लड़ाई होती है, सारे कोई छुटभैया नहीं है इनमें से, कोई विधायक रह चुका है, कोई विधान परिषद रह चुका है, मंत्री रह चुके हैं लोग, एक आदमी राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मतलब इस तरह के जो लोग हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, तो सब जब इस तरह के लोग हैं, कोई लोकसभा भी इस तरह के जो लोग मांग रहे हैं, करंट में विधायक हैं, जो कोई कैंडिडेट को हराने की कोशिश करेंगे जिसको मिले, तो उसका लाभ विपक्ष को होगा। अब बैरागी जी आप पूछे क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि चुनाव आने पर पार्टी के लोगों से पार्टी के टिकट मांगने के लिए कई लोगों का खड़ा होना कभी भी ये नहीं माना जाना चाहिए कि वो जो मौजूदा है उसने उसके खिलाफ कोई विरोध है या उसे जो है उसे बदलने के लिए वो आ रहे हैं, कि वो खुद बनने के लिए आ रहे हैं, वो खुद बनना चाहते हैं, इसलिए वो टिकट मांगते हैं। और ये हर पार्टी में मांगते हैं, ये कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें कोई एक ही व्यक्ति टिकट मांगता हो, उसमें 5-6 लोग ही टिकट मांगते हैं, कई बार दर्जनों में संख्या हो जाती है। और सत्तारूढ़ पार्टी के साथ ये समस्या ज्यादा होती है कि सत्तारूढ़ पार्टी के दावेदार ज्यादा होते हैं टिकट के, हमेशा वो हमेशा जी बिल्कुल, एक लाइन, एक मिनट बोले दीजिए आपके क्षमा मांगता हूं आपसे, एक लाइन बीच में वो इसलिए जरूरी है कि पर टिकट, बहुत बढ़िया बात आपने कही, लोग मांगते हैं कि हमें मिले, इसका मतलब वो नहीं, पर कभी ऐसा लगा कि वही लोग पोस्टर लगवाते हैं, लगवाते हैं, या सभाओं में, अपने प्रधानमंत्री की सभाओं में नारे लगवाते हैं, या किसान यूनियन ये तो साजिश पर बात हो ही रही है हमारी, ये साजिश हो सकती है कि उसको टिकट ना मिले, इसके लिए साजिशें रची जा सकती हैं, उसमें लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं कि जिन्हें टिकट नहीं भी चाहिए वो भी टिकट कटवाने के लिए साजिशें रच सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं हुई। मेरा आपकी उस बात का मैं
सांसद को टिकट नहीं मिलेगा जो 3 बार हो चुका, और जो 70 साल से ऊपर का है उसको भी नहीं मिलेगा। और जैसे आपने देखा ना मध्य प्रदेश में, राजस्थान में नए आगे एकदम, तो ऐसे भी आ सकते हैं। बस सीधी सी बात है। लेकिन विनोद शर्मा जी, ये सुरक्षित सीट है। हाँ, तो सुरक्षित सीट पे तो बीजेपी दिग्गज भी उतार सकती है। हाँ, बीजेपी किसी को भी लड़ा देगी। हाँ, वो तो उसको पता है सेफ सीट है। हाँ, तो ये भी एक कारण हो सकता है। सेफ सीट तो कोई भी, मतलब सेफ सीट है, इस सेफ सीट पे पार्टी चाहे को लड़ा सकती है, पार्टी चाहे तो रिप्लेस भी कर सकती है, पार्टी के ऊपर है। जो भी पार्टी की पॉलिसी होगी वो होगी। लेकिन राजनीति की जो बात हो रही है इस समय, वो ये बात हो रही है कि बीजेपी में इंटरनल घमासान है। वो इंटरनल घमासान इसलिए नहीं, बीजेपी को फायदा है उससे फायदा यह है कि एक तो 6 के 6 जो दावेदार, जितने भी दावेदार हैं, सब वो सरकार की पॉलिसी को जन जन पहुंचा रहे हैं। जहां तक महेश शर्मा नहीं पहुंच रहे, नवाब सिंह नागर पहुंचा दे रहे हैं। जहां गोपाल अग्रवाल पहुंच जा रहे, महेश नहीं पहुंच रहे, या 3-3 बार पहुंच जा रहे हैं, एक गांव में 4-4 बार पहुंच जा रहे हैं। इतना विपक्ष कहां पहुंच पा रहा है? तो वो नहीं विनोद शर्मा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। के तहत इन प्रत्याशियों को उतारा गया है कि भाई तुम लड़ो, लेकिन जितनी ताकत है हम देखेंगे तुम्हारी ताकत में कितना दम है, तोल के देखेंगे। तोलने में तुम सही रहे ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, काम तो पार्टी का ही कर रहे हैं ना। जी हाँ। अब आपने एक बड़ी गंभीर बात कह दी कि बीजेपी फिलहाल मुर्गे लड़ा रही है, इनमें जो ताकतवर होगा बीजेपी उसे टिकट दे देगी। बिल्कुल। तो ये जो गोपाल अग्रवाल जी हैं या नवाब सिंह नागर जी हैं या लोग हैं, धीरेन्द्र सिंह हैं या सुरेंद्र नागर हैं, ये सब ये मुर्गे, तो फिर इसका मतलब ये इसीलिए लगे पड़े आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में। अपनी ताकत आजमाइए, पार्टी को नुकसान भी प्रैक्टिस करिए। भाई किसी भी टीम में सिलेक्शन होता है किसी भी खिलाड़ी का, वो प्रैक्टिस करता है, ट्रायल मैच होते हैं, ट्रायल मैच में अगर किसी का अच्छे रन आ गए तो उस अगले मैच के लिए उसको रिजर्व रख लिया जाता है। अगर वो लगातार 3-4 मैचों में ठीक ठाक चल रहा है तो उसे फिर टीम में जगह मिल जाती है। यही होता है, मतलब जी। तो ये गेम चल रहा है आपके हिसाब से, और यही नहीं है ये दीपक जी, आप गाजियाबाद में भी चल रहा है, मेरठ में भी चल रहा है, फरीदाबाद में भी चल रहा है, सब जगह चल रहा है। तो बिल्कुल। आई थिंक ये चले गए हैं हमारे दीपक जी, शायद इनका कनेक्शन कट हो गया। राजेश जी, आपको क्या लग रहा है कि जो विनोद जी कह रहे हैं कि ये तो सब बीजेपी खुद ही मुर्गे लड़ा रही है और देखेगी कि किसमें कितना दम है, बाद में उसे नहीं, मैं थोड़े से संशोधन के साथ इनकी बात से सहमत होऊंगा कि बीजेपी में विभिन्न छत्रप हैं जो टिकट दिलवाने की हैसियत में हैं। वो अपने अपने प्रिय को ये आश्वस्त कर रहे हैं कि उसे टिकट दिलवा दिया जाएगा, लेकिन सभी की कसौटी यही है कि वो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करे, तभी तो उसे टिकट मिलेगा। उसके लिए वो लोग 2 तरह से श्रेष्ठता सिद्ध कर सकते हैं। एक तो अपने कार्यों के द्वारा कि हम इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, या दूसरे की बुराई करके कि उसके मुकाबले में अच्छा हूं, वो बुरा है। ये चुनाव के समय पर जब चुनाव नजदीक आते जाते हैं, उस समय सभी पार्टियों में ये प्रतिस्पर्धा टिकट लेने की इच्छा रखने वालों के बीच में होती जी। तो बीजेपी, ये विनोद शर्मा जी की बात सही है कि जितने भी लोग इस समय बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, वो बीजेपी और केंद्र सरकार की योजनाओं को ही प्रचारित करते घूम रहे हैं। और उनके पास अगर मैं कहूं कि महेश शर्मा के अलावा और किसी प्रत्याशी टिकट के प्रत्याशी के पास ये बताने के लिए कुछ नहीं है कि उसने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं, क्योंकि वो तो एमपी रहा नहीं है। तो एमपी के तौर पर तो उसके काम है नहीं, उसका सामाजिक यदि कोई आधार है तो वो बता सकता है, नहीं तो वो केंद्र की योजनाओं को और योजनाओं की सफलता और उनसे होने वाले लाभों को गिना सकता है केवल। तो इस प्रकार पार्टी का ही प्रचार हो रहा है, पार्टी के ही एजेंडा आम जनता तक, एक एक आदमी तक पहुंच रहा है। अंत में टिकट तो एक को ही मिलना, ये हम सब जानते हैं। टिकट जो है इसको ऐसे तो मिलेगा नहीं। जी, इसको ऐसे माना जाए कि अगर भाजपा का विरोध विपक्ष कर रहा होता, सड़कों पर विपक्ष होता, तो विपक्ष की बातें हो रही होती,
लेकिन अभी तो सब जगह घूम फिर के पक्ष भी भाजपा, विपक्ष भी भाजपा, तो फायदा है भाजपा को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि आपको दीपक विग जी को थोड़ा समय देना चाहिए। मैं वहीं पे आ रहा था आपसे कमेंट लेके। दीपक जी जी ये जो है बात आ गई कि सब तरफ भाजपा ही भाजपा, नेगेटिव चर्चा भी भाजपा की, पॉजिटिव चर्चा भी भाजपा की, तो फिर विपक्ष कहाँ है? चुनाव लड़ेगा या बीजेपी वर्सेस नो वन? कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में? देखिए गठबंधन, देखिए अभी गठबंधन की बात चल रही है। अगर गठबंधन होगा तो गठबंधन का कैंट आएगा, अगर गठबंधन नहीं होगा तो मेरा मानना है कि समाजवादी अपना समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर से अपना ही कैंडिडेट खड़ा करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने भी इस सीट को नहीं मांगा है और आरएलडी ने भी नहीं मांगा है, तो गठबंधन में बचा कौन? ये देखिए, ये जानकारी आपके पास होगी, मेरी जानकारी में ये नहीं है कि आरएलडी या कांग्रेस ने टिकट। मेरी जानकारी में नाम दिए हैं वो अखिलेश ने रिजेक्ट ऊपर के लोग तय वो तो ऊपर भाई, वो तो जैसे बीजेपी की टिकट जो है वो हाईकमान तय करता है, तो उसी तरह से गठबंधन के जो हाईकमान होंगे वो करेंगे। तो आप लोग जो हैं कहीं भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है, इंतजार कर रहे हैं कि गठबंधन कब बनेगा, कब हम लड़ना शुरू करेंगे। संगठन की छोड़िए, पार्टी के लेवल पे जो है या प्रत्याशियों के लेवल पे कोई ऐसी मारामारी नहीं है। नहीं देखिए, 2-3 जो लोग हैं वो टिकट मांग रहे हैं, हाईकमान के पास मांग रहे हैं। वहां बीजेपी की तरह लड़ाई नहीं चल रही है, चुपचाप लोग टिकट मांग रहे हैं, वो सामने आ जाएगा चेहरा। जीतने वाले की होती है ना, गठबंधन का तो नेता ही भाग गया है। जिसने गठबंधन शुरू किया नीतीश कुमार, कल को जो है छोड़ने जा रहे हैं। आप कह रहे हो कि देखिए नीतीश कुमार जो है उनका उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन होगा तो वो कांग्रेस है और सपा की। भूल रहे हैं, गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी है और उसका इन सभी सीटों पर पिछली बार प्रत्याशी थे। आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं? और राष्ट्रीय लेवल पर जो गठबंधन बन रहा है उसमें आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी यूपी के अंदर मेरा मानना है जिला गौतम नगर खासतौर पे सीट एक नहीं है, लेकिन प्रत्याशी था पिछले चुनाव में। अब मेरा प्रश्न दीपक भाई, मेरा प्रश्न ये है चर्चा ही होगी यहाँ सीट। मेरा मानना है गठबंधन होगा तो समाजवादी के खेमे में ही जाएगी शायद, और कोई वजह तो कांग्रेस के तीसरे किसी के पास नहीं पता लगा कि कांग्रेस को सीट जाएगी, प्रत्याशी सब होगा। ये आज दीपक भाई पत्रकार है, आपकी बात हुई होगी ऊपर, तो हो सकता है ऐसा। दीपक भाई, ये जो धीरज सिंह हैं जो विरोध कर रहे हैं, या धीरज सिंह जी जैसे और लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, आप लोग इनका फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा। विपक्ष जो है, आपको बताया जिस जिले में समाजवादी नहीं थी और बसपा का गृह जिला माना जाता है मायावती का, वहां पे आज ये स्थिति समाजवादी दूसरे नंबर पे खड़ी है। धीरज भाई जो कर रहे हैं या विपक्ष जो लोग टिकट मांग रहे हैं विरोध में, मेरा मानना उसका रिजल्ट तो चुनाव के वोट बताएंगे ना। जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा उसका लाभ मिला या नहीं मिला। अरे तो सपा कांग्रेस ऐसे चुनते जो 5-6 हैं, ये एक लाइन और दूंगा, ये भी हो सकता है जो 6 लोग टिकट मांग रहे हैं अगर उन्हें ना मिले, उनमें से एक सपा का कैंडिडेट बन जाए। ये कह रहे हैं आप? हो सकता है। किसके लिए कह रहे हैं आप? ये नया समीकरण है। मतलब ये तो दीपक मतलब इतनी 6 में से एक प्रत्याशी सपा का है। नहीं, भाजपा जिसको टिकट दे देगी उसके विरोध में जो सबसे ज्यादा मारामारी करेगा, विपक्ष उसको टिकट दे देगा। नहीं देखिए, मेरी आज सुरेंद्र नागर जी कहाँ हैं, नरेंद्र भाटी जी कहाँ हैं, तेजपाल नागर जी कांग्रेस से थे। अभी आप देखिए धीरेन्द्र जी कहाँ थे। भाई सारे के सारे लोग ही जो बसपा में, समाजवादी में, कांग्रेस में थे, सबके सब आज बीजेपी में है जो प्रमुखता से टिकट मांग रहे हैं। लेकिन दीपक भाई, ये लोग पॉलिटिकली सुसाइड नहीं कर सकते ना इस समय बीजेपी छोड़ने की। ना आप इनमें से कोई से का भी परिवर्तन हो जाएगा।
कि अगर कोई इस पे आज हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम का वो है चीफ मिनिस्टर, वो किसका कैंडिडेट था, कौन था वो? शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष बंगाल में कौन था? ये तो राजनीति में कुछ हो सकता है, ये आप अगर कहेंगे तो गलत बात है। ये देखिए, ये किसी की वो विचारधारा या किसी का क्या मुद्दों पे वोटर देखिए आप, वोटर अगर वोट नहीं बदलता तो क्या कांग्रेस हारती? वोटर अगर वोट नहीं बदलता तो क्या जनता दल हारती? वोटर अगर वोट नहीं बदलता तो क्या बीजेपी हारती? वोटर अगर वोट नहीं बदलता तो क्या बसपा हारती? वोटर अगर वोट नहीं बदलता तो क्या सपा हारती? तो वोटर हर 10-20 साल में वोट बदल सकता है। तो ये नेताओं का और जो पदाधिकारियों का, ये उनका भी निर्णय रहता है हमेशा। और हमारे यहाँ तो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, अपना तेजपाल नागर, धीरेन्द्र जी, सुरेंद्र नागर, नरेंद्र भाटी, 4 लोगों के नाम तो मैंने अभी ले दिया आपको। सतवीर गुजर भी उसमें है, बस नहीं किया। मैं तो टिकट मांगने की बात कर रहा हूँ। देखिए, वो इतने महत्वपूर्ण है ये टिकट मांगने वाले, उन पे हम चर्चा कर रहे हैं आशु भाई। उसमें विनोद भाई जैसे दिग्गज, राजेश बिरागी जैसे दिग्गज लोग यहाँ पे बैठे उस पर चर्चा कर रहे हैं, और करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष को विरोध करना पड़ रहा। अब ये ना, वो 4 तो महत्वपूर्ण हो गए ना। और वो चारों कौन है? मैंने चारों के बारे अभी 2-4-5 साल पहले कहा थे वो, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। ठीक बात। तो कुछ कह रहे हैं विनोद जी आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हर जगह होगा पूरे प्रदेश में, जैसा मान लिया बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, और जिसको ये लग रहा है कि मेरा टिकट होना चाहिए था और मेरा नहीं हुआ, और विपक्ष को ऑफर आ गया भाई हम आपको बनाना चाहते हैं, तो जाए, पक्का जाएगा। ऐसे कई लोग हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात की। क्या प्रदेश में भी होंगे कई जगह, उनको लगता होगा कि हमारी सरकार अच्छी है यहाँ, तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? ये भी हो सकता है। अच्छा, जीते हुए कैंडिडेट का टिकट कट जाए, हो सकता है वो समाजवादी से लड़ जाए। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है। अब हाँ, अब इसको क्लोज करते हैं, क्योंकि मामला वहीं का वहीं रह गया जहां से शुरू हुआ था। धीरज जी कह रहे हैं हम विरोध खुद कर रहे हैं, आम जनता विरोध कर रही है। दीपक जी कह रहे हैं कि जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो हमारा। आप दीपक जी का संकेत नहीं समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि वो कह रहे हैं, भटनागर जी, दीपक विग जी ये कह रहे हैं कि महेश शर्मा जी की कहीं इनकी पार्टी से बात चल रही है क्या? ये मैंने नहीं कहा। देखिए, मैंने ये कहा है कि जो हमने होंगे अंदाजा ये लगाया, तो हमारी पार्टी उनको दे सकती है, और किसी भी जगह में जीते हुए का कटेगा तो हम जीते हुए वाले को दे सकते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी आपने आज, यही बात है। तो भाई आप सपोज करो, जैसे तो पॉलिसी बनी है 3 बार का सांसद अगर मान लिया जीता हुआ है और उसको बीजेपी टिकट नहीं दे रही, तो वो 3 बार का सांसद इधर चला जाएगा। क्यों? उसमें क्या दिक्कत? 75 साल वाला जो बीजेपी, अगर वो वहां सीट जीतने की हैसियत में होगा तो हमारी पार्टी उसको दे सकती है। हाँ, बहुत बहुत बड़ी बात कह दी है। सारा जो है परिचर्चा का विमर्श ही बदल गया कि भैया विरोध कर लो, हम तो जब बिल्कुल लट चल चुका होगा और जब फैसला हो जाएगा तब अपने पत्ते खोलेंगे। लेकिन दीपक भाई, आज तक ऐसा होता आया है कि यहाँ भाजपा ही दूसरों के प्रत्याशी को उड़ाती रही है, चाहे 2014 में रमेश चंद्र तोमर चले गए हों, चाहे 2019 में अरविंद सिंह के बारे में चर्चा हुई हो। अब की बार उल्टी गंगा कैसे बह जाएगी? देखिए, पहले भी समय समय पे ऐसे निर्णय हुए हैं, समय समय पे ऐसी चीजें हुई हैं। अभी भी देश की राजनीति में कुछ चल रहा है, आपको पता ही है। तो ये तो चीजें अंतिम तक चलती है, जब तक नामांकन का अंतिम दिन आएगा तब तक ये चीजें चलेंगी। अच्छा, तो विनोद जी, अब बिल्कुल अंत में एक मैं बड़ी बात कहना चाह रहा था कि क्या ये माने कि वाकई विपक्ष जो है हाथ पर हाथ धरे मुर्दे का इंतजार कर रहा है कि कोई मरे तो हम अपनी बात शुरू करें, नहीं तो पहले बैठे रहो? नहीं, पहला विपक्ष के पास पहली बात तो गठबंधन की है। गठबंधन में पता चला कि तैयारी कर ली इन्होंने और सीट जो दूसरे दल के हाथ में आ गई, तो क्या फायदा हुआ? जब तक गठबंधन में सीट तय नहीं होती है तब तक अब गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे
चाहे वो मजाक में कही गई बातें हैं कि जब राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में एंट्री की तो ममता बनर्जी रूठ गई, जैसे बिहार में एंट्री की तो नीतीश बिल्कुल कुमार रूठ गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि जब वो यूपी में एंट्री करे तो अखिलेश जी रूठ जाए कांग्रेस से। तो कुछ बिल्कुल सही कह रहे हैं। गठबंधन की राजनीति है, कब तक चलती रहेगी तो उसके बाद ही तय कर पाएंगे कि, लेकिन बात एक स्पष्ट ये है कि समय बहुत कम है भाई, अप्रैल में चुनाव होना है, अप्रैल मई से चुनाव होना है बिल्कुल और समय है 2 महीने, जी जी 100 दिन है मुश्किल से। जो भी प्रत्याशी को आप टिकट देंगे, अगर पहले प्रत्याशी घोषित कर देंगे तो मुझे लगता है कि आसानी रहेगी, लेकिन जितना देरी होगी उतना ही विपक्ष के लिए नुकसानदायक होगा। तो बीजेपी ने भी घोषित नहीं किया, टिकट है ही ऑलरेडी, मान लिया उनको बदलना नहीं, वो अपने प्रत्याशी कर देंगे। जब कलराज मिश्रा जी का कट गया, अडवाणी जी का कट गया था, जोशी जी का कट गया था, तो ये तो किसी का घोषणा हुई नहीं, अभी तो किसी की घोषणा हुई दूसरा है, उस समय का माहौल दूसरा था, इस समय माहौल दूसरा है। दीपक भाई, आप बिल्कुल जोर लगा के कह रहे हैं कि टिकट कट गया है और हमारे पास आने वाला कैंडिडेट। नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा, कहा है प्रदेश की बात कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जहां भी कोई जिताऊ कैंडिडेट होगा और अगर उसकी टिकट और हमें लगता है वो जिताऊ कैंडिडेट है तो उसका पार्टी में स्वागत है और हम कोशिश करेंगे कि भाई उसको टिकट भी दूं वहां से। ठीक है राजेश जी, आखिरी कमेंट आपका। आपकी इस बात से उनके टिकट पक्के हो जाएंगे जिनके कटने होंगे। मुझे लग रहा है दीपक भाई पहली सेटिंग करके आए हुए हैं। राजेश जी, अब आखिरी बात। मेरा बात आपसे आज की बहस पर केवल उपसंहार ये है कि धीरज सिंह जो हमारे बीच में आज आए और जिनको लेकर ये बहस शुरू हुई, वो जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह को सांसद के रूप में देखना चाहते हैं और इसीलिए ये डॉक्टर महेश शर्मा का विरोध कर रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बता दूं, मैं ऐसा ये बता दूं, मैं नहीं कह रहा हूँ धीरेन्द्र सिंह जी को ही टिकट मिले, लेकिन धीरेन्द्र सिंह जैसे को टिकट ये कह रहे हैं। अब जैसा तो कोई नहीं है ना, जैसा कौन है आप बताइए। नहीं गोपाल वो ये कह रहे हैं नहीं, और जब वो ये कह रहे हैं कि किसी को भी टिकट मिले, और जब ओरिजिनल मौजूद है तो कॉपी ढूंढने की क्या जरूरत है। अगर धीरेन्द्र सिंह हैं, हाँ वो भी, तो मैंने तो अच्छी बात कही है कि भाई आप धीरेन्द्र सिंह को सांसद के रूप में देखना चाहते हैं और इसीलिए डॉक्टर महेश शर्मा का विरोध हो रहा है। और चूंकि डॉक्टर महेश शर्मा और धीरेन्द्र सिंह का अंतर विरोध जग जाहिर है, इसलिए मेरी नजर मेरा हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो जग जाहिर है, क्योंकि पिछली बार महेश शर्मा जी ने, पिछले इलेक्शन विधायक जी का इलेक्शन था तो उस टाइम पे विरोध किया था। हाँ, अंतर विरोध है, ये ठीक है, तो है और इसीलिए तो धीरेन्द्र सिंह जी उनका विरोध करवा सकते हैं, उसके लिए आप भी हो सकते हैं। नहीं ऐसा जी मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा मुझे बोले। मैं अपना वजूद अपने आप नेतृत्व में हो चुके हैं, मैं ये कह रहा हूँ आपको पार्टी अगर ऑफर करती है तो आप स्वीकार करेंगे? नहीं, मैं तो भाजपा में कोई मेरे पास में पद ही नहीं है, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता हूं। मैं कार्यकर्ता मतलब एक वोटर हूं, आम वोटर हूं। अब वो देखने वाली बात है, तो आप वोटर के तौर पे विरोध कर रहे हैं। मेरे से आगे बहुत सीनियर की लिस्ट है, हम तो किसी में, मैं तो आम आदमी हूं। अब वो यदि आम आदमी को यदि मैं कह रहा हूं, आपने कहा मेरा व्यक्तिगत वजूद भी है, अपना एक जमीन है अपनी, आप जो कार्यकर्ता हैं, आपके हैं, अगर आपको आपके प्रभाव को देखते हुए, आपके उसको क्षेत्र को देखते हुए दूसरी पार्टी आपको ऑफर करे तो क्या आप स्वीकार करेंगे? दूसरी पार्टी? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं भाजपा का शुरू से वोटर रहा हूं और भाजपा को मैं अच्छी तरह से पसंद करता हूं।
और मोदी योगी मेरी पहली पसंद है, बिल्कुल भी दूसरी पार्टी को मैं नहीं जाना चाहूंगा मैं। अच्छा ठीक है, अब इसको क्लोज करते हैं। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि हमारा कंक्लूजन हमें मिल गया है कि यहाँ भाजपा को ले में जो लड़ाई चल रही है उसमें दो बातें हैं। एक तो सांसद और विधायक के बीच में, जो हमारी शुरू में एक हमें लगा कि सिर्फ ये एक हमारा आकलन है, लेकिन ये सच है कि सांसद और विधायक के बीच में मतभेद अभी भी हैं, और वो मतभेद सांसद सीट की दावेदारी को लेकर भी हैं। इसी को लेकर दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप आक्षेप भी लगा रहे हैं और रस्साकशी भी चल रही है। भाजपा में शीर्ष नेतृत्व से कहीं ना कहीं यह संकेत सबको दिया गया है कि आप तैयारी करो, जो ताकतवर होगा उसको टिकट दे दिया जाएगा, और शायद इसीलिए लगातार ये सब काम हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही संकेत मिलता है कि हाँ भी तुम्हारा नाम आगे चल रहा है, तुम्हारा नाम आगे चल रहा है, वही आदमी विरोध करना ज्यादा शुरू कर देता है। और यह भी एक बात सच है कि गौतम बुद्ध नगर में भाजपा के अंदर मचे घमासान से विपक्ष बिल्कुल अनजान बैठा हुआ है, या यूं समझिए कि बस वो इंतजार कर रहा है कि इनकी लड़ाई निपटे तो हम किसी को यहां लाकर खाना पूर्ति करें, क्योंकि जीतना तो भाजपा को ही है। राम मंदिर के बाद जी अशु भाई, ये भी तो हो सकता है ये लड़ लुड़ के आपस में निपट लें। नहीं, इतना खराब स्थिति नहीं है, मैं उसी पर आ रहा था। राम मंदिर के बनने के बाद फिलहाल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में भाजपा के लिए राह बहुत आसान हो गई है। आप लोगों को यह परिचर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हम फिर कल नए मेहमानों के साथ मिलेंगे। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद अशु भाई, धन्यवाद विनोद जी, धन्यवाद बैरागी जी, धन्यवाद धीरज भाई। जी सबको नमस्कार।